बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तहमीना वकील और आज हमारा बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6th लेक्चर है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चाह रहे हैं जो कि है अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और एक्चुअली जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो किस तरह से प्रोड्यूस्ड होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। कि केमिकल बॉन्डिंग तो एक फिनोमिना है ना, तो उसमें जो एक बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स that exist between atom in a molecule is called chemical bond। ठीक है, ये फोर्स है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम को मॉलिक्यूल में बॉन्डेड फॉर्म में रखे उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जिस तरह से देखिए ये आपके पास है ए और बी। अब ए एक एटम है, बी एक एटम है और ए बी एक मॉलिक्यूल है। और ठीक है, ये आपके पास एटम है एंड ए बी इज़ अ मॉलिक्यूल। अब इस ए बी में ये जो बॉन्ड है जो इनको एक पोजीशन पे होल्ड करके रखे हुए है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अ फोर्स that holds two or more atoms together as a stable molecule। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ए बी दो एटम्स की बात बताई, ये सिर्फ दो एटम्स तक ही बात नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि इवन जैसे आप पॉलीमर्स की बात करें तो 100 and thousands ऑफ एटम्स भी होते हैं। ठीक है, आपके पास कम से कम एक बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनता है, तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो मिलके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएं। स्टेबल मॉलिक्यूल इस तरह से कि वो रूम टेम्परेचर पे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन स्टेबलाइज्ड रहे, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले जो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड थेरी है वो जो बिल्कुल ओरिजिनल थेरी है। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो हमें पता है बॉन्ड क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहली थेरी जो एक्सप्लेन की गई अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड वो है इलेक्ट्रॉनिक थेरी। दिस थेरी was put forwarded by J.N. Lewis and W. Kossel। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग काम किया था और इनकी स्टेटमेंट क्या थी या इनका क्वेश्चन क्या था जिसकी बेसिस पे इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक थेरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पुट फॉरवर्ड की। दैट इज़ व्हाई एटम्स वर जॉइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दिस वन इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि एटम क्यों ज्वाइन करते हैं एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जब वो एटम है, एक अलग एंटिटी है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो बॉन्ड बनाएं और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो। इस आइडिया की बेस पे उन्होंने एक थेरी पेश की इन 1916। ठीक है, 1916 में दे पुट फॉरवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक थेरी, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, in chemical bond formation atoms interact by losing। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वन है, दैट इज लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग। ठीक है, ये तीन तरीके हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों बनता है कि एटम आपस में इंटरेक्ट इस तरह से करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये क्यों करते हैं? वो ये इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें। आपको ये बात पता है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं हमारे पास,
अगर हम अपने क्या कहते हैं इसे पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तकरीबन नोबल गैसेस आ जाती हैं, दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, अब अगर हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6, आर्गॉन की देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कंप्लीट है, मतलब जो इनका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। कंप्लीट किस तरह से, देखिए आपके पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे तो उसमें ये शेल्स की बात की थी। अब देखिए फर्स्ट 1 का मतलब क्या है, के शेल। अब इस केस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में है जो कि के हिसाब से 2 ही आ सकते हैं, तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट शेल। फिर नियॉन का अगर हम देखें तो नियॉन का सेकंड शेल आउटर मोस्ट है, 6 + 2 8, तो एल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या है, इसका कंप्लीट शेल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्गॉन की तो इसमें 3s2 3p6 3d 10 तक होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि कंप्लीट है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं। उन कंप्लीट शेल्स की वजह से ये जो आपके पास नोबल गैसेस हैं ये स्टेबल होती हैं। ठीक है, और ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब कोई भी एटम है तो वो क्या करेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा, इस तरह से कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो डबलेट या ऑक्टेट हो जाए। ठीक है, जब आपके पास आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आपके पास डबलेट हो जाएगा, मतलब 2। ठीक है, और अगर 8 आएंगे तो वो ऑक्टेट हो जाएगा। और ये आपने एक बहुत ही फेमस रूल पढ़ा होगा, दैट इज़ द ऑक्टेट रूल, जो अकाउंट करता है कि वो एटम स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं व्हेन देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नोबल गैस, और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो क्यों बॉन्ड बना रहा है कोई भी एटम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक थेरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो ये शो करती है कि एटम क्यों अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं टू मेक अ बॉन्ड, बिकॉज दे रिक्वायर टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी बॉन्ड क्यों बन रहा है। ठीक है, मतलब 2 एटम हैं वो आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, वो बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबलाइज करनी है। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं टू मेक अ बॉन्ड, तो उस केस में उनकी एनर्जेटिक्स क्या होती हैं। एनर्जेटिक्स मीन्स व्हाट आर द energy changes, not heat, what are the energy changes within the system। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, दैट इज द
lower the potential energy of the system the more stable it is। मतलब किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वो सिस्टम स्टेबल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कब लो होती है? जब आपके पास लोअर द पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त लो होगी? जब आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली फॉर अ केमिकल बॉन्ड के हम जो कहते हैं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू मेक अ बॉन्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास एक जर्नल सी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, फॉर एनी सिस्टम। अब इस केस में अगर आप गौर करें तो देयर इज़ अ प्लॉट बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एटम एट वेरियस डिस्टेंसेस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, आर ज़ीरो का मतलब क्या है? आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स के व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज़ ज़ीरो। आर ई इज इक्वल्स टू इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? ये वो डिस्टेंस है जिस पे के एटम एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले गए हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है? एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, कि व्हाट आर द चेंजेस अकर बिटवीन within the system when two atoms approaches each other। ठीक है, अब इसकी अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो पॉइंट है जिसे नल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक, ये आपके पास ग्राफ है। अब अगर हम पहले देखते हैं बी ग्राफ को। ठीक है, ये देखिए ये बी कर्व है, मतलब जब दो एटम्स को हम एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, ये इस तरह से कर्व है। ठीक है, ये डिस्टेंस इन्फिनिट था, इससे हम इन एटम्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। जब करीब ला रहे हैं तो दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है जबकि रिपल्सिव फोर्सेस से इंक्रीज़ करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम एटम्स को करीब ला रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। ये देखिए एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि ये जो कर्व है इट इज़ फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि जो आपके पास दो बॉन्डेड एटम तो नहीं है अभी, जो दो एटम एक दूसरे के करीब लाए जा रहे हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास आ जाता है ए कर्व। अब इस ए कर्व को अगर हम देखें तो इसमें देखा गया है पहले जब डिस्टेंस कम हुआ तो देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। ये देखिए यहाँ तक कोई एनर्जी में चेंज नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक ख़ास डिस्टेंस पे आके एकदम से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू पे आ गई है। ये वो पॉइंट है जिसके हिसाब से आपके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम है, और यहाँ से जो आपके पास डिस्टेंस आया है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस किसके लिए? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फॉर टू एटम्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, या ये वो डिस्टेंस है जिसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। मतलब ये वो डिस्टेंस है जिस पे कि बॉन्ड प्रोड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें जैसे ही हम इस डिस्टेंस से मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगे एकदम से एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, ये पॉइंट है, और जैसे ही ये डिस्टेंस क्रॉस होता है तो फ़ौरन से रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिपल्सिव फोर्सेस
के लिए एनर्जी इंक्रीज़ करती है और अट्रैक्टिव के लिए डिक्रीज़। तो ये आपके पास है फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी, और ये है आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, जिस वक्त रिपल्सिव फोर्सेस, और ये बिल्कुल वो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, और ये वो एनर्जी की वैल्यू है फॉर विच द बॉन्ड इज़ बीइंग फॉर्म, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ मिनिमम एंड द बॉन्ड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपके पास थी एनर्जेटिक्स, दैट इज़ व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि कितनी तरह का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हम हमारे बुक में, हमारे कोर्स में ये 5 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, दैट इज़ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्या है, मज़ीद अभी हम डिस्कस करेंगे। कोवैलेंट और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड द वंडर वॉल्स एंड लॉन्ग रेंज बॉन्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्ड है वो किस लिए होता है, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट। अब चूँकि बॉन्ड बना है, दो एटम के दरमियान बॉन्ड है, तो इस केस में दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो वो रेस्ट पे हैं, वो मूव तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है दैट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन केटाइंस एंड एनाइंस। ये अभी मैं बताती हूँ केटाइन और एनाइन क्या होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, अब जैसे आपने जब पहला मैंने स्लाइड बताई, आपको बताया था कि बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग की, एक है इलेक्ट्रॉन लूज़ और एक है इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अब इन केस ऑफ केटाइंस, ये आपने बिल्कुल फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में पढ़ा था, केटाइन क्या होता है, इट इज़ अ स्पीशी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है, इसमें आपके पास ये जो ए पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बनी है, इट इज़ एक्चुअली अ केटाइन। ठीक है, ये केटाइन किस तरह से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन से ग्रुप के मेंबर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देते हैं, जैसे ग्रुप 1 के, 2 के, जो कि मेटल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, ज़्यादातर ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के मेंबर्स। ठीक है, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिवली चार्ज स्पीशी विच आर एनाइंस। तो केटाइंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और एनाइंस क्या होते हैं, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब हमारे पास जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ बॉन्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं जो स्टैटिक फॉर्म में हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, जो कहलाती है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को, दैट इज़ है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास सिंपल कंपाउंड है, सिंपल टेबल सॉल्ट को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और सिंपल नमक है आपके खाने का नमक। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन आप लोग बहुत 9-10 क्लास से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सोडियम इन सॉलिड फॉर्म, सोडियम एटम इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। यहाँ पे हाफ क्लोरीन है, मीन्स के एक क्लोरीन का एटम, क्योंकि नॉर्मली इन क्या कहेंगे इसे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 की फॉर्म में, तो हमने हाफ लिया है क्योंकि एक एटम है। अब सोडियम सॉलिड, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। अब ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, ये आपके पास डिफरेंट स्टेप वाइज रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होती है बिटवीन केटाइन एंड A9। तो हमने क्या करना है कि सोडियम को कन्वर्ट करना है इनटू केटाइन और क्लोरीन को कन्वर्ट करना है इनटू A9। ठीक है, तो पहले है केटाइन फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है सोडियम। अब जब केटाइन फॉर्मेशन होगी तो पहले सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सोडियम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। सही है, तो ये आपके पास सोडियम आयन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दिस सोडियम आयन इट इज़ अ केटाइन। ठीक है, ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये है केटाइन। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम में हमारे पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ठीक है। 11 को जब हम फिलअप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 2 2 2 6 10 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन है s 3s में। अब क्या होगा कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होना है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा फ्रॉम दिस 3s, ये ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद आ जाएं केटाइन फॉर्मेशन पे, ठीक है, सॉरी A9 फॉर्मेशन पे। A9 में हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब क्लोराइड आयन है तो क्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन गैशियस। अब ये आपके पास क्या है A9। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू -349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे क्लोरीन में हमारे पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 17 में अगर हम इनको फिलअप करें तो 1s2 2s2 2p6 10 ये हो गए और 3s2 3p5 7 ये हो गए, तो 10 + 7 17। अब अगर आप इसका p ऑर्बिटल देखें 3p5 तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 3p6 की तरह होने के लिए, मतलब जो कि नियॉन की ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इस केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ये ऐड हो जाएगा इस p में, जब ये इस p में ऐड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी 3p6, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो A9 है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ है। अब आपके पास ये दोनों आइंस बन गए, जो पहला स्टेप था, दैट इज़ केटाइन फॉर्मेशन एंड A9 फॉर्मेशन। अब क्या है कि अगर हम इन दोनों की एनर्जीज़ को एडअप करें, ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ सोडियम 496 और क्लोरीन -349, तो हमारे पास स्टिल 147 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए, प्लस साइन के साथ है चाहिए। तो मतलब ये नहीं है कि एनर्जी क्लोरीन में जितनी रिलीज़ हो रही है उतनी ही एनर्जी जो है वो सोडियम के केस में रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं होता। अगर हम ओवरऑल एनर्जी चेंजेस देखें तो इसमें भी हमें ओवरऑल 147 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। जब हम ये रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास इस केस में आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास रिएक्शन है दैट रिएक्शन इट इज़ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। एंड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट रिलीज्ड होती है। तो इस केस में -585 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज्ड हो रही है, ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे सोडियम, इसके पास एक जो है वो
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए ग्रीन वन से इसे शो किया हुआ है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया सोडियम से क्लोरीन को। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास सोडियम से आया है। अब इस में आपके पास पूरा प्रोसेस है, मतलब ये जो आपके पास ऊपर वाले रिएक्शंस हैं ये सारे इंक्लूड हैं। इसमें आपके पास ये वाला रिएक्शन भी है, इसमें आपके पास ये वाला रिएक्शन भी है, ये रिएक्शन भी है और ये नीचे वाला रिएक्शन भी है। ठीक है, जब हम इन सब को सम अप करेंगे तो ऊपर वाले दो का एनर्जी चेंजेस का आपके पास आंसर क्या आया था, 147, और इसका क्या आया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का -584। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये जो दो रिएक्शंस हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास ओवरऑल ये हीट चेंज आता है, दैट इज़ -438। -438 कैसे आया है, 585 में से माइनस किया है 147 को। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये आंसर आया है। ये तो आपके पास था केस जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम के पास है 1s2 2s2। कैल्शियम के पास कितने होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स। 2p6 3s2 3p6, ये कितने हो गए, 10 18 और 4s2। ठीक है, ये आपके पास कैल्शियम। अब कैल्शियम के पास क्या है, ये जो 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं, जो एक्स्ट्रा शेल में जा रहे हैं। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम +2 आयन। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बचेगी पीछे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जो कि आपके पास आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह से अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन कम है p में, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। अब इस केस में आपके पास कैल्शियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ये दोनों के दोनों कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन, दे विल एड अप टू फॉर्म अ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे। आपके पास देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे दो क्लोरीन ऐड होंगे, एक इधर क्लोरीन है एक इधर क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन में हमारे पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एडअप हो जाएंगे इस तरह से कि आपके पास दरमियान में है कैल्शियम
एक इधर है क्लोरीन और एक इधर है क्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर है +2 चार्ज और क्लोरीन पे है माइनस चार्ज। और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन के हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस क्लोरीन के हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास था फर्स्ट केस जिसमें कि आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होता है बाय ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। अब कुछ हमारे पास केसेस ऐसे हैं कि जिसमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन नहीं होती। ये कुछ एक्सेप्शंस तो खैर नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हमारे पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन नहीं होती। उसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल है उन कंपाउंड्स की जो कि है ट्रांजिशन मेटल्स में से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इंडियम, टाइटेनियम, जिसके कि सबसे ज़्यादा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है सॉरी, वो आयनाइज्ड होते हैं। कॉपर के पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसका कॉपर +1 बनता है। सिल्वर, गोल्ड के पास भी एक एक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये तीनों एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। इन्हें क्वाइनिज मेटल्स कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि इनके पास ये जो हैं ये कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये +2 बनाएंगे। और इंडियम एंड टाइटेनियम इनके पास 3 है तो +3। तो ये कौन सा रूल ओबे करते हैं, ये ओबे करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होता है। ये सेकंड केस है। अब इसमें अगर हम जिंक को देखें तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए आपके पास 4s2 ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर शेल है, मतलब देखें फर्स्ट शेल 1s 2s 2p, सेकेंड शेल 3s 3p 3d तक 3 शेल कंप्लीट है। उसके बाद फोर्थ शेल है 4s का, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक +2, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था आयनिक कंपाउंड्स में ऐसे आइंस का जो कि 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी तो मैंने बताया था कि के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं और एम शेल में 18, तो ये एक्चुअली 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, सेकंड इसमें केस आ जाता है आपके पास ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं इंडियम टाइटेनियम, इंडियम टाइटेनियम इसमें भी हैं, फिर एंटीमनी, लेड, टिन, लेड, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिसमें के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट 2s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा 2s इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो इनर्ट पेयर बनाते हैं। उसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयनाइज्ड होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इंडियम टाइटेनियम की बात करें तो इंडियम टाइटेनियम में जो ऊपर वाली एग्जांपल है उसमें आपके पास +3 प्रोड्यूस्ड हो रहा था, ठीक है, उसमें आपके पास +3 प्रोड्यूस्ड हो रहा था। लेकिन जब हम वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस केस में +1 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट पेयर की फॉर्म में रहेंगे और वो स्टेबल रहेंगे। तो उस केस में थे 18 इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में आपके पास आते हैं 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से आ गए, जिन्होंने इनर्ट पेयर बनाया है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी क्या बनी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी बनी थी NS2 NP6 ND10, ठीक है। इनकी क्या बनी है, इनकी बनी है N-1 S2 SP D10 और D10 के साथ साथ आपके पास अगले शेल का NS2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये जो आपके पास N में NS2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं
ये एक्चुअली 18+2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड केस था जो कि 18+2 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड ऐसा केस जो कुछ ये भी ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं जिसमें कि आउटर शेल एस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस्ड मोर देन वन वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इनर ट्रांजिशन शेल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एक से ज़्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में है और उसमें कोई ख़ास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट आपके पास केस है क्रोमियम +2+3। अब क्रोमियम +2 फॉर्म में 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है और +3 फॉर्म में 3d3 दे रहा है। इसी तरह से मैग्नीज़ को अगर हम देखें तो मैग्नीज़ +2+3 दो वेरिएबल वैलेंसीज दे रहा है और +2 में d5 सिस्टम है और +3 में d4 सिस्टम है। उसके बाद जो है वो आयरन भी अगेन +2+3 दोनों वैलेंसीज दे रहा है, +2 में d6 सिस्टम है और +3 में d5 सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसीज आ जाती हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें आयनिक बॉन्ड को, तो आयनिक बॉन्ड आपके पास क्या चीज़ है? आयनिक बॉन्ड इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ आर केटाइंस एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ आर एनाइंस। अब जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ केटाइंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसके 4 तरीके हैं, 4 तरीक़ों से वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक तो है ऑक्टेट रूल, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रूल, जो आपने देखा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के केस में। उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जो कि जिंक कैडमियम वगैरह करते हैं और इसमें जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड आपके पास वो है 18+2 इलेक्ट्रॉन रूल। 18+2 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है कि जिसमें इनर्ट पेयर जो है वो भी इंटैक्ट रहता है और उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन है आपके पास इन ट्रांजिशन मेटल्स के आइंस जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और इसमें कोई ख़ास किस्म की उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे, जैसा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह से क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। होप्स हो कि इसके तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।